लाइफ बिगिंस एट 40, यानी कि 40 साल के बाद ही असली जीवन शुरू होता है। क्योंकि जीवन के 40 साल पूरे होने तक हम जिंदगी को सही अर्थों में समझ चुके होते हैं। उस दौरान हमने अपने गृहस्थ जीवन में भी अनेक मुसीबतों का सामना करके उन्हें दूर करके जीवन को फिर से हंसता खेलता बनाने में सफल हुए होते हैं। एक नए एहसास के साथ मैंने अपने 41वें वर्ष में प्रवेश किया। उसी के साथ तनय में रहा हुआ सुषुप्त प्रेमी अचानक जागृत हुआ हो, ऐसा मुझे लगा। वे हमेशा आते जाते कहते, सुमी आई लव यू। सच कहता हूं सुमी, मैं तुम्हें आज भी बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हारा दीवाना हूं। कभी कभी तो मुझे उन पर शंका होती कि अचानक उमड़े हुए इस प्रेम के पीछे कोई रहस्य तो नहीं है। हमारी शादी की 20वीं सालगिरह की खुशनुमा सुबह तनय ने अपने भीगे स्पर्श से मुझे उठाया और मेरे हाथ में लाल गुलाबों के बीच सुशोभित मखमली डिब्बी देकर रोमांटिक स्वर में कहा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जागृत अवस्था में जब डिब्बी खोली तो मेरी आंखें आश्चर्य के साथ पूरी खुल गईं। वाह क्या बात है, ये तो बहुत महंगे होंगे। अरे जाने मन, मेरा बस चले तो तुम्हें हीरों से मढ़ दूं। पर क्या ये तुम्हें पसंद आए? बहुत ज्यादा, मैंने एकदम खुश होकर कहा। तभी उन्होंने मुझे बाहुपाश में जकड़ लिया और कहा, चलो फिर थोड़े रोमांटिक बन जाते हैं। इतनी सुंदर भेंट मिलने के बाद ना बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बड़ा बेटा अपूर्व इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पुणे के हॉस्टल में ही रहता था और छोटे आदित्य को स्कूल भेजकर तनय की मनपसंद स्पेशल मसाले वाली चाय तैयार करके मैं तनय के पास आई। सुमी, तुम्हें याद है कि हम शादी की शुरुआत के दिनों में तेरे मेरे मिलन की ये रैना गीत गाते थे? चलो आज फिर वही गाते हैं। मुझे हमारी शादी की शुरुआत के वे रोमांटिक दिन याद आए और मैं हंस पड़ी। ऐसे गीत गाने की क्या यह उम्र है? अब अगर कोई नया गुल खिलेगा तो हमारे बच्चों के बीच फजीहत होगी। तने कुछ बोलने ही वाले थे कि डोर बेल बजी। कचरा वाला था, उसे डस्टबिन देकर मैं वापस लौट रही थी कि फिर डोरबेल बजी। इस बार प्रेस के कपड़े लेने धोबी आया था। उसे देखकर तनय गुस्से से बोला, आज कपड़े नहीं हैं, जाओ। हाय राम, सेठ कैसे बात कर रहे हैं? यह भी कोई तरीका है बात करने का? ऐसा बड़बड़ाता हुआ धोबी चला गया। अरे उसे भेज क्यों दिया तनय? अब आदित्य की यूनिफॉर्म पर मुझे प्रेस करनी पड़ेगी। मैंने झूठा गुस्सा करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस्त्री कर दूंगा, पर तुम 2 घड़ी मेरे पास बैठो। ऐसा कहकर तनय ने मेरा हाथ पकड़ा। क्यों, ऑफिस नहीं जाना है? चलिए तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बनाती हूं। मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम भी क्या याद करोगी डार्लिंग, आज मैंने छुट्टी ली है। क्या? आप तो कभी छुट्टी नहीं लेते। आज तो मुझे सरप्राइज देने का तय किया लगता है। रुकिए जरा देख लूं, सूरज पश्चिम में तो नहीं उगा है ना? अरे इस बात पर तो नजदीक आओ। ऐसा कहकर तनय उसे पास लेने गया कि तभी फिर से डोरबेल बजी। दरवाजा खोलने तनय गया। लो, अब तुम्हारी काम वाली आई। वह तो अपने समय पर आएगी ही ना, अब ये मत कहना कि उसे भेज दो। मैंने कहा। मैं काम वाली से काम करवाती रही और तनय थोड़ी देर पेपर पढ़ते, टीवी देखते या कमरे में चक्कर लगा रहे थे। मुझे बार बार विचार आ रहा था कि बिना कहे उन्होंने छुट्टी कैसे ले ली और इतनी महंगी भेंट भी ले आए। मैं तो वे मेरे लिए भेंट लाई, इसके लिए 20 साल से तड़प रही थी। जब भी मैं उस बात की शिकायत करती थी तो वे मुझसे कहते थे कि मैं पूरी तनख्वाह लाकर तुम्हारे हाथ में रख देता हूं, इसलिए तुम अपने लिए जो लाती हो वह मेरी तरफ से ही होता है ना। और आज फिर अचानक इतनी महंगी भेंट देकर उन्होंने वर्षों की कमी पूरी कर दी। अब उनके प्रति मेरा भी कोई फर्ज बनता है। अब ऐसा एकांत कहाँ मिलता है। जाने डर लग रहा था कि कहीं मेरा सुख छिन न जाए। मैंने काम वाली से ऊपर ऊपर से थोड़ा काम करवाया और उसे भेज दिया। नहा धोकर मैं झटपट तनय के पास पहुंच गई। मुझे देखकर वे खिल उठे। तब मेरे बाल प्राकृतिक रूप से काले थे, आज हेयर डाई से काले हैं। मैंने हंसते हंसते कहा। तभी किसी ने जोर से गेट का दरवाजा खटखटाया। पहले तो हमने बस सुना ही किया, पर फिर वापस आवाज आने पर दरवाजा खोला तो सामने पैंटीन शैम्पू का सेल्समैन था। मैंने उसकी बात सुने बिना सॉरी कहकर धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। तभी फोन की घंटी बजी। सुमी, शॉपिंग मॉल में सेल है, तैयार हो जा,
मैं अभी आती हूँ। बच्चे स्कूल से वापस आएंगे तब तक हम आ जाएंगे। अरे सरिता, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, प्लीज। अब क्यों? ऐसा मत पूछना। जब मिलेंगे तब बात करेंगे, कहकर मैंने फोन रख दिया। मुझे डर था कि तनय अब गुस्से होकर कहेंगे कि मैं ऑफिस जा रहा हूं। अभी मैं कुछ बोलती, उससे पहले ही फिर से डोरबेल बजी। तनय ने दरवाजा खोला। अरे भाई, आप आज घर पर हैं। सॉरी, मैं भूल ही गई थी। हैप्पी एनिवर्सरी। सुमी कहाँ है? पड़ोस की कुसुम भाभी, जो दही का जामन लेने आई थीं, वे 10 मिनट बात करके गईं और तनय भड़क गए। कैसे जीती हो तुम सुमी? तुम्हारा काम कैसे चलता है? अरे कैसी बात करते हैं, गृहस्थ और सामाजिक जीवन में तो ऐसे ही चलता है, आपको पता तो है। तनय के रोमांटिक विचारों पर पानी फिरता देखकर मुझे भी दुख हो रहा था, इसलिए मैंने फोन का रिसीवर नीचे रख दिया और डोरबेल का बटन ऑफ कर दिया। अब खुश? अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो मैं ऑफिस चला गया होता तो बेहतर होता। मुझे क्या पता कि 20 साल के वैवाहिक जीवन में शांति मुझसे छिन गई है। चलो कहीं घूम कर आते हैं, तुम अपना गुलाबी लखनवी सूट पहनना। मैं हाँ बोलकर अंदर गई ही थी कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से सामूहिक थाप पड़ने लगी। अगर 2 पल की भी देरी होती तो दरवाजा टूट गया होता। दरवाजा खोलते ही सुमन, वंदना भाभी, आरती दीदी तथा नन्ही मधु हैप्पी एनिवर्सरी की बधाई देने अंदर धंस आए। सुमी 14+ की पहली एनिवर्सरी का मजा ले रही है और हमें खबर भी नहीं की। छुपी रुस्तम निकली तुम। फोन का रिसीवर भी नीचे रख दिया ताकि कोई डिस्टर्ब न कर सके। वंदना भाभी बोली, मुझे तो याद भी नहीं था। वह तो काम वाली बाई ने कहा कि साहब आज घर पर हैं और शादी की सालगिरह है। बहुत उस्ताद हो तुम लोग। एक साथ सब हंस पड़े। सिर्फ बातों से नहीं चलेगा, हमें पार्टी भी चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। मधु ने कहा। वर्षों से सभी पड़ोसी बहुत प्रेम भाव से मिलजुल कर रहते थे, इसलिए उनकी विनती को मना करने के बजाय तनय बाहर से खाने पीने की चीजें लाने के लिए तैयार होकर गए। अभी महिला मंडल की पार्टी चल रही थी कि तभी आदित्य स्कूल से आ गया। खाने के बाद तनय मुंह फुलाकर चादर ओढ़कर सो गया और मैं पूरी दोपहर आदित्य को होमवर्क करवाती रही। सुंदर शाम आ गई और मैंने मन ही मन बाहर जाने की योजना बनाई। घूमकर अच्छी होटल में डिनर करके आएंगे और बिल मैं अपने पॉकेट से दूंगी, ऐसा मैंने निश्चय किया। गुलाबी लखनवी सूट पहनकर, बाल संवारकर मैं मेकअप कर रही थी कि तभी तनय का जिगरी दोस्त असलम भाई और उनकी बेगम नफीसा कार्ड और भेंट लेकर पहुंच गए। मुबारक हो, दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल मौके पर मिली छुट्टी का मजा लिया कि नहीं? हम दोनों तो फिल्म देखकर आ रहे हैं। तो क्या आज आपको छुट्टी थी असलम भाई? हाँ भाभी जान, सरकार ने 2 शिवाजी जयंती के लफड़े में दोनों दिन छुट्टी घोषित कर दी और हमें फायदा हो गया। कैसा बेवकूफ बनाया मुझे इस इंसान ने। मैं गुस्सा जाहिर करने ही वाली थी कि तभी मेरी नजर नफीसा के कान पर पड़ी। उसने भी वैसी ही बालियां पहनी थीं जैसी सुबह तनय ने मुझे भेंट दी थी। असलम भाई, क्या कल आप दोनों साथ में खरीदारी करने गए थे? मैंने पूछा। अरे हमारी क्या बिसात कि हम हीरे खरीदने जाइए। वो तो कल ऑफिस में एक सेल्स गर्ल हीरे लेकर आई थी, तो हम दोनों ने भाव तोल करके 2 जोड़ी अमेरिकन डायमंड की बालियां खरीदी। लग रही है ना बिल्कुल असली जैसी। असलम भाई अपनी होशियारी की तारीफ करते हुए बोले। तनय का मुंह तो देखने लायक था। उन्हें पता नहीं था कि उनकी हेराफेरी इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। पर ज्वेलरी बॉक्स तो ज्वेलर्स की दुकान का है। या खुदा, भाभी जान, इतने वर्षों तक अपने पति के साथ रहकर भी उन्हें पहचान नहीं पाई। आप जरा अपनी अलमारी चेक करना। आपकी अलमारी से कोई पुराना ज्वेलरी बॉक्स निकालकर उसमें रखकर आपको दी होंगी। असलम भाई हंसते हंसते बोले। भाभी, आप भी क्या, असली नकली की पहचान भी आप नहीं कर सकती। नफीसा ने मीठे स्वर में उलाहना दिया। कभी असली हीरा पहना हो तो असली नकली के फर्क का पता चले ना नफीसा। मैं अपना अपमान सहते हुए बोली। मन ही मन तो ऐसा हुआ कि अभी ही तनय की खबर ले डालूं, पर बाहर वालों के सामने तो झूठा झूठा हंसती रही। इन लोगों को जाने दो, फिर थोड़े रोमांटिक कैसे होते हैं वह दिखाती हूं आपको। ऐसा सोचते हुए वह रसोई में गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कहानियों की यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद।